चलिए टॉटोमरिज्म चालू करते हैं। तो टॉटोमरिज्म का कंडीशन है ये कीटो टू इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कहता है कि टॉटोमरिज्म पहचानने का सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन शुद्ध sp3। ये अल्फा कार्बन क्या होगा ये हम बताते हैं, पहले समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा है अल्फा कार्बन शुड बीन वन अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन जो होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी रहना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं अल्फा कार्बन, जैसे ये है, इसके बगल में इस तरह से हम CH3 को ड्रॉ लगा दिए। तो ये जो होता है ना, ये कीटो फॉर्म जो होता है ना, कीटो फॉर्म, तो ये होता है, कहता है कि इस ग्रुप के बगल में जो कार्बन है, इस ग्रुप के जो बगल में ये दोनों कार्बन है, तो इस ग्रुप के जो बगल में कार्बन वही होता है अल्फा कार्बन, वही होता है अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन रहते हैं वही होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन पर कितने है? 3। तो ये इसमें 3 अल्फा एच हो गया। तो वही कह रहा है कि अल्फा कार्बन शुड भी sp3। तो हाँ, ये कार्बन देखिए sp3 भी है, क्योंकि 3 हो गया हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा ये, तो 4 के लिए sp3 होता है, तो ये हो गया sp3। इसी प्रकार यहाँ पर भी sp3 हो जाता है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि अल्फा कार्बन शुड भी sp3, तो sp3 है। और दूसरा कहता है अल्फा कार्बन शुड बीन वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो यहाँ पर देखिए 3 प्रेजेंट है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। कैसे शो करेगा वो चलिए और कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है, चलिए ये एग्जांपल, चलिए वहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये है, यहाँ पर है, तो हम क्या बोले, इस ग्रुप के बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अब वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। चलिए 1 2 बन गए हैं, 1 2 बॉन्ड है, तो इसके बाद 2 बॉन्ड और हो गया, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, तो ये भी हो गया sp3। इस पर अल्फा कार्बन कितना है? देखिए अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? ये H1 होगा, ये H हो गया, 4 बनने से बनाते हैं ना कार्बन, तो यहाँ पर हो गया 2 अल्फा H हो गया। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा अल्फा कार्बन है, इस कार्बन ये भी sp3 है, इस पर भी 2 है, तो ये भी हो गया अल्फा कार्बन। और ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। टॉटोमरिज्म वही शो करता है जिसके पास अल्फा कार्बन हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ये पॉइंट डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, और उस पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है, तो कहता है कि ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो चलिए टॉटोमरिज्म का कंडीशन पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है, कहता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या बोल रहे, कीटोन फॉर्म के बगल वाले कार्बन, तो बगल वाले कार्बन ये भी आते हैं, अब बगल वाले कार्बन ये भी आते हैं। तो कहता है कि बगल वाले कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो ये कार्बन sp3 होगा, क्योंकि 1 2 यहाँ पर नहीं पूछा, तो 2 हाइड्रोजन है 2, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास 2 अल्फा, यहाँ सॉरी यहाँ पर देख लीजिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्यों? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3, तो 3 है, तो sp2। ये पॉइंट शो नहीं करेगा, लेकिन ये पॉइंट शो करेगा। लेकिन एक भी दोनों कार्बन जो है बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें से एक भी कार्बन अगर अल्फा कार्बन हो जाएगा ना, अल्फा कार्बन यानी कहने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उस पर अल्फा हाइड्रोजन रह गया, तो वो शो करेगा। और 2 पकड़ेगा तो और अच्छा, इसमें जैसे दोनों ओर किया था ये, लेकिन इसमें एक ही ओर कर रहा है, एक ही ओर इधर, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये नहीं करेगा। फिर इधर देखिए, ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन इधर तो नहीं करेगा, ये कार्बन फिर करेगा, तो यानी ये क्या करेगा? टॉटोमरिज्म शो करेगा। यहाँ टॉटोमरिज्म शो करेगा। इस हो गया। अगला एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर है क्या? बेंजीन और C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने बोला डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये भी आते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये कार्बन तो शो नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा क्योंकि अल्फा कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो इसलिए ये भी टॉटोमरिज्म शो करेगा, यानी यस शो करेगा। उसी प्रकार ये का चलिए एक और है, ये तो हम बता दिए। चलिए ये एग्जांपल है, ये देखिए ये भी हो गया, तो कीटोन की ये हो गया, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इसको करेगा, ये भी करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये कंपाउंड शो करेगा। उसी प्रकार ये एक एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए जो शो नहीं करेगा। अच्छा, हम बोले हैं ना ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कीटोन फॉर्म के बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और वो sp3 होना चाहिए।
इधर तो अल्फा कार्बन है नहीं, इधर जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, इसलिए शो नहीं करेगा। क्यों नहीं है? यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो sp2 आ जाता है, इसलिए इस कंपाउंड नहीं शो करेगा टोटोमरिज्म, नो टोटोमरिज्म शो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नो टोटोमरिज्म। लेकिन ये देखिए करेगा ये कंपाउंड, ये क्यों करेगा? ये डबल बॉन्ड है, डबल मतलब कीटोन फॉर्म के बगल में कार्बन पर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसलिए sp3 भी है, ये शो करेगा। यहाँ पर भी शो करेगा, यानी यस इसे कंपाउंड शो करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर चलते हैं, हो गया शो करेगा। तो अब चलिए, अब ये तो हो गया कि अल्फा कार्बन है ये शो करेगा, लेकिन कीटो को है ना इनोल फॉर्म में बदला जाता है टोटोमरिज्म में। चलिए कीटो को इनोल फॉर्म में कैसे बदला जाता है वो एक एग्जाम्पल से उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए समझ आते हैं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एक हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ पर है। तब चूँकि इसको कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है डबल बॉन्ड के बगल वाले मतलब कीटो हो गया, इसको हम क्या फॉर्म में इनोल फॉर्म में बदलना है, ये कीटो टू इनोल फॉर्म में बदल जाता है। तो इनोल फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले कुछ रूल होता है। रूल ये होता है, यहाँ पर देख लीजिए, इसे रूल यहाँ पर दिखा देते हैं। ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया, ये कीटो फॉर्म हो गया। तो ये रूल ये होता है कि 3 से H 1 पर बॉन्ड सबसे पहले नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप होगा ना, ये कीटो फॉर्म है ना, इसकी ऑक्सीजन के 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, ये 1 2 3 ये मान लेंगे क्योंकि ये रूल है कि ये जो कीटोन है इसका ऑक्सीजन को 1 देना है, इसको 2 और इसको 3, तब ये इनोल फॉर्म में बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या किया जाता है 3 से H, यहाँ जो 3 है ये H को 3 से H और 1 पर मतलब 3 से H 1 पर, ये जो यहाँ पर जो H है यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर लिखा गया है 3 से है 3 से H 1 पर जाता है, 1 पर जाता है। ये रूल है कि ये H जहाँ ये इस पर चल जाता है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 से मतलब 1 से डबल बॉन्ड क्या है 1 2 डबल बॉन्ड जहाँ है 1 2 डबल बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट हो जाता है, 2 3 पर शिफ्ट हो जाता है। ये क्या है रूल है। तो चलिए आप करते हैं इसको। तो ये 1 मतलब सबसे पहले तो 3 से H 1 पर चल जाता है, तो ये H किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो जाएगा CH3COH, क्योंकि H 1 पर चला गया और 1 2 डबल बॉन्ड ये 2 3 के बीच चला था, तो 2 3 ये हो गया। अब ये हो गया CH2, यही हो गया इसका, ये हो गया कीटो फॉर्म, ये हो गया इनोल फॉर्म। अब देखिएगा तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाता है। कीटो है फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। चलिए उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले कीटो फॉर्म ये हुआ, इसके बगल वाले में भी अल्फा का, यहाँ पर देख लीजिए अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर तो 4 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 ही कार्बन ही है, लेकिन इस बगल है अल्फा कार्बन। तो मतलब कीटो को इनोल फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को 1 मानना पड़ता है, इसके बाद इसको 2, इसको 3। तो अब है रूल है कि 3 से H जो यहाँ पर जो H होगा, यहाँ पर जो H होगा ये 1 पर चल जाएगा। तो ये 1 पर जब जाएगा, 1 मिनट थोड़ा पार ही मतलब ड्रॉ करके ही दिखा देते हैं आपको, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ये है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 कार्बन दिया गया है, अब हो गया। अब इसको कहता है कि इनोल फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कीजिए, कीटो फॉर्म है इसको इनोल फॉर्म में बदलिए। सबसे पहले नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इसको 1 2 3 मानेंगे, जो ऑक्सीजन को 1 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे। इधर 3 नहीं मानेंगे क्योंकि इधर अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो इधर हो गया माने। तो आप जानते हैं कि 3 से H 1 पर चला जाता है, यहाँ पर जो 3 इस पर था, जो H था ये 1 पर चला गया। तो यहाँ पर जो 2 H है ये H वहाँ पर चल जाएगा, कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऐसा करके, ये नथिंग है, सिंगथिंग नहीं है, इसमें रिंग नहीं है। 3 से H 1 पर चल जाएगा, 3 से यहाँ पर देखिए 3 से H 1 पर, 3 से जो ये H था ये 1 पर चला गया, तो 1 पर चला गया। और 2 मतलब यहाँ पर 1 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 2 डबल बॉन्ड, ये 2 3 पे चला आता है, 2 3 पे चला आता है, तो ये आ जाएगा 2 3 पे। यही हो गया इसका इनोल फॉर्म, देख लीजिए यही हो गया इसका इनोल फॉर्म। एक एग्जाम्पल और है, जैसे मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इस प्रकार को बदलने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा HN ट्रिपल बॉन्ड C हो जाता है।
कहता है कि नो टोटोमरिज्म ऑल आर सेम। कहता है कि टोटोमरिज्म में जो होता है ना सभी कुछ फार्मूला जो होता है फार्मूला है ये सभी सेम होती हैं, बस उसकी कन्वर्जन कर देते हैं। दोनों के मोलिकुलर फार्मूला सेम, बॉन्ड की संख्या भी सेम, बस उसकी कन्वर्जन एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन के कंडीशन में NO को मतलब ऑक्सीजन को 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। अब चूँकि जानते हैं 3 से H1 पर चला जाता था, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 3 को, तो इसमें से एक हाइड्रोजन 1 पर चला जाएगा, तो 1 पर चला जाएगा तो 1 पर OH हो जाएगा, और 1 2 डबल बॉन्ड 2 3 पर चला जाएगा, तो 2 3 पर यहाँ पर चला आया तो 2 3 तो वो ये न हुआ 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसका हो गया, इसका भी कन्वर्जन हो गया, ये हो गया नाइट्रोसो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल है नाइट्रो टू एसिनाइट्रोर में बदलते हैं इसको। तो चूँकि हम कहें ना जो NO बॉन्ड में जो ऑक्सीजन को 1 मानना है, नाइट्रोजन को 2 मानना है, और इस कार्बन वाले को 3 मानना है। इस ऑक्सीजन को 3 नहीं मानेंगे क्योंकि वहाँ पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए उसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 से 1 इसको मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। अब चूँकि जानते हैं 3 से H जो है 1 पर चला जाता है, 3 से H 1 पर, तो ये 3 का ये जो H है ये 1 पर चला आया, इस प्रकार से OH पर मतलब आ गया, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। ये जो 1 2 डबल बॉन्ड है ये 2 3 पर आ गया, 2 3 इस बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 3 के बीच में आ गया, यही इसका हो गया नाइट्रो टू एसिनाइट्रोर में कन्वर्ट हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल है एमाइड टू इमिडो में बदलता है। एमाइड किस में बदलता है? इमिडो में। तो चलिए इसको थोड़ा ड्रॉ करके हम ही दिखा देते हैं। यहाँ पर एमाइड है RC डबल बॉन्ड O NH2 है, इसको कन्वर्ट करना है। तो चूँकि ये एक स्पेशल केस है, इसमें क्या होता है कार्बन को तो ऑक्सीजन को तो 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। आप तो बोले थे, अब हमको बोलिएगा कि आपका हाइड्रोकार्बन कहाँ है, लेकिन नाइट्रोजन केस में ये यहाँ के जो H होता है ये H, तो वो H ही कन्वर्ट होता रहता है। ये 2 होगा तो NH होगा, एक H हो गया NH2 हो गया, NH2 हुआ ना, तो ये होता है क्या यहाँ पर NH2 यहाँ पर है, यहाँ पे है NH3 हो गया ना, नहीं यहाँ पर 2 है, तो ये 1 इसको मानेंगे ऑक्सीजन वाले को, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। अब रूल्स क्या हैं, जो मतलब 3 से जो H है 1 पर चला जाता है, तो इसी प्रकार 3 से जब H 1 पर आया तो यहाँ पर OH हो गया, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर चला जाता है, तो ये इस यहाँ पर आकर के 2 3 पर चला आया किस पर 2 3 पर यहाँ पर चला आया, यहाँ पर हो गया इसका ये, तो ये हो गया एमाइड से इमिडो में बदल गया, यहाँ पर देख लीजिए। उसी प्रकार इमीन एनेमाइन में बदल जाता है, तो ये देखिए इस प्रकार से बदल जाता है। कहता है कि इसमें से टोटोमरिज्म एक्स हैबिट या नॉट एक्स हैबिट, तो कहता है कि इसमें से चारों कंपाउंड दिया गया, तो इसमें से बताइए कौन टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा, तो कौन करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें टोटोमरिज्म ये शो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर कीटोन फॉर्म के बगल वाले कार्बन sp3 है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है क्या, ये NO के डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए इस ग्रुप के बगल में यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पर sp3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, इसलिए ये भी शो करेगा। यहाँ पर देखिए ये डबल मतलब NH के यहाँ पर देखिए डबल, यहाँ पर NH जो ये है यहाँ के बॉन्ड के बगल वाले जो कार्बन है उस पर sp3 है, उस पर अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसी प्रकार इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए pH, फिनाइल में तो अल्फा कार्बन है नहीं, अल्फा कार्बन है लेकिन यहाँ पे sp3 नहीं होता, लेकिन इधर तो CH3 है, तो ये sp3 भी होगा, यहाँ पर अल्फा कार्बन 3 होगा, इसीलिए ये शो करेगा टोटोमरिज्म, यानी इसमें से सभी टोटोमरिज्म क्या करता है, शो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए कहता है थोड़ा मोड़ा तो दिक्कत होगा, बस इनोल कंटेंट, कीटो क्या होता है इनोल में बदल जाता है, ये बस एक रूल्स है। तो कहता है कि इनोल कंटेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतना इनोल कंटेंट भी स्टेबल माना जाएगा। अब चलिए कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच यही तीनों और रिंग, ये सभी क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कैसे शो करेगा, चलिए इसे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। कहता है ये जो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कोनो वैलेंसी होगा यहाँ पर तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों वैलेंसी
डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पर अगर नाइट्रोजन है तो यहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए, यानी इस यहाँ पर जो होगा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसी प्रकार इधर भी दोनों जो है डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखिए डबल बॉन्ड ये हो गया, यहाँ पर देखिए OH है, यहाँ पर क्या है NH2 हो गया, यहाँ पर देखिए CH3 है, यहाँ पर भी क्या है P, यहाँ पर है आपको OH। तो ये क्या करेगा, शो करेगा, यहाँ पर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों ग्रुप क्या है, यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर भी देखिए दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब ये मत समझिए कि इसमें तो दो भी हाइड्रोजन मतलब एल्कोहल ग्रुप है, तो एल्कोहल ग्रुप साइड अलग अलग में है ना। हम ये क्या कहें, कार्बन की इस बगल में जो वैलेंसी दोनों है ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। उसी प्रकार इस कार्बन के बगल वाले भी डिफरेंट होना चाहिए, तो ये डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी GI शो करेगा। उसी प्रकार आपको होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया ना, ये भी शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, यहाँ पे है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है, C2H5, ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। उसी प्रकार कार्बन नाइट्रोजन में होता है, कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन पर एक लोन पे वैलेंसी होता है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होता है, यहाँ पर दो ग्रुप होता है। तो ये दोनों ग्रुप जो होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तब ये GI शो करेगा। कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर लोन पेयर हो गया, ग्रुप को मान लीजिए जहाँ पर यहाँ पर क्या है NH2 है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन है ना, कार्बन और नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर मान लेते हैं NH2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं CH3, और यहाँ पर मान लेते हैं C2H5। तो देखिए ये दोनों ग्रुप से अलग डिफरेंट है कि नहीं, ये दोनों कार्बन डिफरेंट है, यहाँ पर एक ही कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन है, तो इस दोनों देखिए इस तरफ दोनों ये डिफरेंट हो गया, ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट। और उसी प्रकार यहाँ पर तो लोन पेयर है ही, अब बस यहाँ पर NH2 है, तो सभी सब डिफरेंट हो गया, तो इसीलिए ये क्या करेगा, GI शो करेगा। कैसे नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, यहाँ पर एक देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर देखिए NH2 है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर अगर CH3 रहेगा, यहाँ पर भी अगर CH3 रहेगा, तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गया, इसलिए GI शो नहीं करेगा, नॉट GI शो। चलिए हो गया। अब उसी प्रकार एक अगला है, अगला कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन नाइट्रोजन में यहाँ पर है, ये दोनों ग्रुप क्या है, हाँ यहाँ पर एक भी देख लीजिए CH3 सेम रहेगा तब भी करेगा, लेकिन करेगा कब, जब आइसोटोप होगा। कार्बन का ये 12 होता है, लेकिन यहाँ पर आइसोटोप है 14 वाले, तो इसलिए ये शो करेगा, आइसोटोप भी शो करता है। अब बट चलिए इसमें करते हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो हम क्या बोले, चलिए इसको एग्जाम्पल से इसको सही से समझाते हैं। इसको ये ऐसा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड N है, और यहाँ पर लोन पेयर है, और यहाँ पर CH3 है। बताइए ये GI शो करेगा कि नहीं, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन, तो हम क्या बोले, कार्बन चाहे कार्बन के बगल वाले कार्बन, तो यहाँ भी ये हो गया बगल वाले कार्बन, ये भी बगल में हो गया कार्बन, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2, ये दोनों तो सेम है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम है, CH2 सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, इसलिए ये क्या करेगा, GI शो नहीं करेगा। मगर यहाँ पर हम देख लीजिए, अगर ये एक और कार्बन यहाँ पर लगा दिए तब ये शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसका ये CH2 नहीं हो गया, अब ये CH2 है, यहाँ पर जो कार्बन है ये CH है, यानी दोनों डिफरेंट हो गया, इसलिए ये शो करता है। यहाँ पर देख लीजिए यही ना है, कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर एक अलग कार्बन फिर एक से कार्बन लग गया, लेकिन यहाँ पर CH2 है, यानी ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, इसलिए ये हो गया साइक्लोवाला में ये GI शो करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन जब सेम है, तब सेकेंड कार्बन देखिए, तो सेकेंड कार्बन यहाँ पर है CH2, लेकिन यहाँ पर है CH, यहाँ पर कोई अलग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये भी शो करेगा। डिफरेंट होना चाहिए दोनों तरफ, इसलिए दोनों ये तरफ डिफरेंट है, इसलिए ये शो करेगा। उसी प्रकार आप चलिए अगला कहता है N मतलब N डबल बॉन्ड और मतलब N, कहता है कि इसमें जो है ना ऑलवेज एक से हैबिट GI, कहता है कि इसमें ऐसा कभी नहीं है कि GI नहीं शो करेगा, इसमें सभी जगह GI शो करता है। कैसे, चलिए कहते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहता है, इसमें भी एक लोन पेयर रहता है। इसमें कहता है कि आप कोई भी ग्रुप डाल दीजिएगा ना, कोई भी ग्रुप वो शो करेगा, तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप आप डाल सकते हैं, तो ये शो करेगा GI। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हम अपना मन से कुछ डाल देते हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर तो रहबे करेगा, ये तो उसका प्राथमिक है। यहाँ पर मान लीजिए CH3 दे देते हैं, यहाँ पर भी CH3 दे देते हैं, फिर भी ये शो करेगा GI। क्यों, क्योंकि हमको तो ये दोनों डिफरेंट देखना है ना, तो यहाँ पर ये दोनों तो डिफरेंट है, लोन पेयर और CH3 है, यहाँ पर भी लोन पेयर और CH3 है।
ये दोनों सेम है, ये दोनों, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, एक ही तरफ देखना है कि दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए क्या करेगा, जी आई शो करेगा। यहाँ पर देख लीजिए ये शो कर रहा है ना, तो ये दोनों शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए एच ऐसे लगा दी, उससे हमको कोई मतलब नहीं, एन डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसलिए दोनों शो करेगा, एन लोन पेयर हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट है इस तरफ, इसलिए ये भी जी आई शो करेगा। तो अब चलिए कहता है कि रिंग में साइक्लो एल्केन्स होता है रिंग में, वो रिंग में कैसे जी आई शो करेगा। तो कहता है कि 3 वाले कार्बन जी आई शो नहीं करेगा, क्यों। तो कहता है कि मतलब जी आई शो करने के लिए यहाँ पर देखिए CH2 साइक्लो हेक्सेन में दोनों को, इसमें दो, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से हो जाता है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन इस तरह से हो जाता है, यानी दोनों ग्रुप तो सेम है इस पर। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए, तो दोनों ग्रुप तो सेम है यहाँ पर, इसलिए जी आई नहीं शो करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, हम एग्जांपल देते हैं, जैसे ये हैं, जैसे CH है और इसके बाद है CH2 और यहाँ पर है CH, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रुप जुटा गया है और यहाँ पर ग्रुप जुटा है, देखिए। तो ये शो करेगा, क्यों करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक A है, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर देखिए एक H है और एक A है, ये दोनों ग्रुप आप डिफरेंट है, ये A और ये H है, ये दोनों डिफरेंट तो है ना भाई, इसको हम अलग से दिखाए हैं, लेकिन इसी में है, यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप इस साइड में सेम है, इसीलिए जब कोई ब्रांच लगे रहेगा तो ये शो करेगा जी आई, तो इसलिए शो करेगा साइक्लो एल्केन में। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, इसको ड्रॉ किया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए A और H नीचे में है, यहाँ पर CH2 होता है ना, तो A और H ऊपर में मान लेते हैं, यहाँ पर A और H मान लेते हैं, तो ये शो करता है जी आई। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या होगा, इसका सिस फॉर्म हो जाता है, ये सिस फॉर्म कहने का मतलब दोनों ग्रुप एक ही तरफ होगा तो ये सिस फॉर्म होता है, और ये जो होता है ये क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये मतलब H और H दोनों अपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर H को हम मतलब डैश में माने हैं तो मतलब यहाँ पर कोई ग्रुप है तो A को डैश में माने तो H को हमको मतलब डैश में, मतलब इसको अगर हम डैश में माने तो इसको यहाँ पर ऐसे करके लाइन करके मानना ही पड़ेगा, यानी दोनों मतलब दोनों साइड प्लेन डिफरेंट करने के लिए हम एक को अगर डैश में मानते थे, एक को वेज में मानना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी दर्शा गए। और सिस और ट्रांस क्या होता है, ये जो हम बोले हैं यहाँ पर आप नहीं समझे होंगे, तो यही बात को आप चलिए हम समझाते हैं। तो कहता है कि सिस और ट्रांस के बीच की कहानी क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। तो कहता है कि डबल बॉन्ड के जैसे कार्बन है ना, तो यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। तो कहता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, एक कार्बन दोनों सेम है, मतलब ये जो CH3 और ये CH3 है दोनों एक ही तरफ है, तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म। और जब यही जो हो जाएगा डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, यहाँ पर देखिए क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, तो ये फॉर्म जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ये दोनों जो ये ग्रुप है सेम वाले ग्रुप, ये दोनों अपोजिट में है, इसीलिए ये हो जाता है ट्रांसफॉर्म। ये क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म अपोजिट वाले। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, जैसे मिथाइल है दोनों एक ही तरफ है, तो ये सिस फॉर्म हो जाता है। और डबल बॉन्ड के मतलब ये जो मिथाइल है ये दोनों अपोजिट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर भी देखिए ये हमको कंपाउंड दिया, बताइए ये सिस फॉर्म शो कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए H और H जो है यहाँ पर, ये दोनों डिफरेंट साइड का है। यहाँ पर देखिए डैश में दिखाया गया, तो यहाँ पर वेज में दर्शाया गया है, दोनों तो एक ही प्लेन में है ही नहीं, इसका मतलब दोनों अपोजिट है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांस। और ये हाइड्रोजन भी अगर इसी डैश में मतलब वेज में रहता तब हो जाता सिस, लेकिन ये तो दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा सही से समझिए। और चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट जी है कहीं चालू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ जीआई का जेडई का जो है, जेडई जो यहाँ पर होता है, ये जेडई कब लगेगा और कैसे लगेगा वो चलिए हम आगे करते हैं। तो कहता है जेडई का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखिए जेड का मतलब होता है जिस में यानी सेम साइड। जेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से सेम साइड मान ली। ई का मतलब है एंटीगोन होता है, एंटीगोन का मतलब होता है अपोजिट साइड और सेम साइड क्या होता है, ये चलिए समझते हैं। तो कहता है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर कार्बन है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम सभी आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर देख लीजिए, ये है ना कार्बन। तो कहते हैं जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन पर जैसे है इसको पहचाना है, तो आप बताइए CH3NH2 और यहाँ पर क्या है Br है और यहाँ पर क्या है H है। तो बताइए ये सिस ट्रांस होगा? तो ये तो सिस ट्रांस भी नहीं होगा। सिस ट्रांस तो नहीं होगा क्योंकि सिस ट्रांस क्या होता है, सेम ग्रुप मतलब अपोजिट या सेम साइड होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई ग्रुप सेम नहीं है। तो यहाँ पर लगता है EZ का कॉन्सेप्ट। EZ का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए चालू करते हैं। तो कहता है कि जब ये दोनों ग्रुप यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट है ना, तो अब इस दोनों ग्रुप में से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH2 इस प्रकार से होगा, N होगा पहले, H2 बाद में होगा, इसी प्रकार CH2 होगा तो C पहले होगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन में देखिए किसका मास ज़्यादा है। तो कार्बन का जो होता है, कार्बन का संख्या मतलब कितना होता है 6 होता है, क्योंकि कार्बन का क्या होता है 6 होता है एटॉमिक नंबर है, जबकि नाइट्रोजन का 7 होता है। तो ये ज़्यादा है तो नाइट्रोजन को हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इस दोनों में से जिसका मास ज़्यादा है, यहाँ पर सही से प्रेस से समझ लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है क्या CH2, यहाँ पर है NH2। तो यहाँ पर देखिए अगर एक ही तरफ अगर इस दोनों कार्बन में से जिसका मास ज़्यादा है उसको एक स्थान देंगे, उसको 1 मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इस दोनों में से सबसे ज़्यादा इसका मास था, कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन को 1 मानेंगे। अब फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा इस दोनों ग्रुप में से जिसका मास ज़्यादा उसको 1 मानेंगे। तो इसको मानेंगे क्योंकि ब्रोमीन है, ब्रोमीन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर बल्कि ग्रुप दोनों है, ये बल्कि ग्रुप हो गया। इस ग्रुप के आधार पर, इस दोनों ग्रुप के आधार पर ये बल्कि हुआ, इस दोनों ग्रुप के आधार पर ये बल्कि हुआ। बल्कि कहने का मतलब इसका मास ज़्यादा है, इस दोनों की तुलना में इसका मास ज़्यादा है। जब दोनों मास सेम वाला 1-1 पोजीशन अगर अपोजिट में हुए, यहाँ पर देखिए अगर सेम मास वाला ग्रुप जो है ये 1 वाला 1 अगर अपोजिट हुए तो इसको कहते हैं ई फॉर्म। इसको क्या कहते हैं ई फॉर्म। इसी का जेड फॉर्म क्या होता है, जेड फॉर्म का जल्दी इसी को ड्रॉ करते हैं जेड फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए Br है, यहाँ पर H है, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है CH3 है ना, यहाँ पर CH3 है तो CH3 है। तो इस दोनों में से 1 किसको मानेंगे, नाइट्रोजन का मानेंगे, क्योंकि कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन का मास ज़्यादा होता है। उसी प्रकार H और Br में 1 किसको मानेंगे, उसको मानेंगे जिसका मास ज़्यादा है। तो ब्रोमीन का मास ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बल्कि ग्रुप जो है 1 वाले सेम फॉर्म हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं जेड फॉर्म। इसको क्या कहते हैं जेड फॉर्म। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, अगर बल्कि ग्रुप दोनों सेम है, यानी कहने का मतलब इस दोनों की तुलना में ये बल्कि हैं, ये मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के मास में से ज़्यादा किसका है तो नाइट्रोजन को, तो इसलिए नाइट्रोजन को 1 माने। इसी प्रकार इसमें ब्रोमीन और हाइड्रोजन में मास किसका ज़्यादा होता है तो ब्रोमीन को होता है, इसलिए 1 माने। अब यहाँ पर देखिए 1 वाले दोनों सेम साइड हो गए तो ये जेड फॉर्म, ये दोनों अपोजिट हो गए NH2 और Br, तो यहाँ पर क्या हो गया ई फॉर्म। यही होता है जेड और ई फॉर्म। चलिए 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता है कि इन द केस ऑफ आइसोटोप हायर मास नंबर विल बी गेट हायर प्रायोरिटी। तो कहता है कि आइसोटोप की तुलना में भी वहाँ पर मास के अनुसार आप चलिएगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको आप दीजिएगा 1 स्थान। तो यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर भी OH है, लेकिन ये 16 आइसोटोप वाला है, ये 18 आइसोटोप वाला है, तो इसको 1 मानेंगे। इसी प्रकार H और D में 1 किसको मानेंगे, H और D में 1 किसको मानेंगे तो D को मानेंगे। ड्यूटेरियम का H की तुलना में ज़्यादा होता है मास, तो इसीलिए D को 1 मानेंगे। तो 18 वाले यानी 1 वाले, यानी कहने का मतलब बल्कि दोनों ग्रुप क्या है सेम साइड है, यानी 1-1 पोजीशन सेम साइड है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा जेड फॉर्म। क्या हो जाएगा ये जेड फॉर्म। अब चलिए कुछ प्रायोरिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी जब ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड की कम होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिएगा प्रायोरिटी क्यों देखते हैं, चलिए आगे हम बताते हैं। यहाँ पर एक देख लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन के बीच, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाले के बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बताते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन उसी के आधार पर बनेगा। उसी प्रकार कार्बन और नाइट्रोजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ये सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड वाले इससे कम, सिंगल बॉन्ड वाले इससे सबसे कम। इसी प्रकार कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले, कार्बन डबल बॉन्ड वाले ज़्यादा होगा प्रायोरिटी। उसी प्रकार कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन का भी ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन और नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड ज़्यादा होता है कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि ये क्वेश्चन बताइए जेड फॉर्म है कि कौन फॉर्म है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो कार्बन है ये दोनों ये जो है ग्रुप, इस दोनों में से आप देखिए प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका है,
CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CHO, मतलब ये CHO में सबसे ज़्यादा इन दोनों में सबसे प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है? प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, आप प्रायोरिटी भी देख लीजिएगा या मास भी देख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका है? CHO का है। CH डबल बॉन्ड O का होता है इसकी तुलना में, तो इसको इसलिए हम 1 मानेंगे। और इसी प्रकार HN मतलब HC डबल बॉन्ड NC, तो इस दोनों में से और N ट्रिपल बॉन्ड C में से, इन दोनों में से प्रायोरिटी जो होता है N ट्रिपल बॉन्ड C का ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए CN का ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है सबसे, यहाँ पर देखिए CN का ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए हाई ग्रुप वाला मतलब हाई मास वाले ग्रुप दोनों अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा ये दोनों अगर अपोजिट है तो ये होता है क्या? ई फॉर्म हो गया, या हो गया ई फॉर्म। अब चलिए एक और एग्जाम्पल है इस प्रकार, चलिए अगला देखते हैं। इस प्रकार में देखिए N डबल बॉन्ड N में यहाँ पर एक नाइट्रोजन के लोड पर एक ही नाइट्रोजन की ग्रुप है G1 और G2 सेम साइड, मतलब अगर G1 और G2 जो होगा इसे, चलिए अगला कंडीशन है, अगर ये G1 और G2 यानी कोई अगर ग्रुप लगाएंगे, अगर दोनों सेम साइड आ गया तो हो जाएगा सीन जिसे कहते हैं SYN सीन। अगर ये G1 और G2 अपोजिट में हो जाता है तो ये हो जाएगा एंटी। ये कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। ये कहता है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यहाँ पर जो लोन पेयर है, ग्रुप G1 और G2, जैसे मान लीजिए G1 और G2 को हम CH3 मान लेते हैं, CH3 माने तो दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, तो CH3 दोनों सेम साइड हैं, तो इसको जो हम कहते हैं सीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीन। ये सिर्फ नाइट्रोजन के केस में होता है क्योंकि लोन पेयर होता है, यहाँ पर G1 और G2 होता है। और इसका एंटी फॉर्म चलिए हम बनाते हैं एंटी फॉर्म, तो ये एंटी फॉर्म इस प्रकार से हो जाएगा, ये लोन पेयर भी क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3। जब कहा सेम साइड होगा तो ये हो जाएगा सिन नाइट्रोजन के केस में। अगर ये लोन पेयर दोनों अपोजिट साइड हो गया तो ये हो जाएगा आपका एंटाई। क्या हो जाएगा? एंटाई। इसको क्या कहता है? एंटाई। तो इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल से चलिए दिखते हैं और इसका, तो ये बताइए। अब चलिए क्वेश्चन से हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि ये जो है आपका, यहाँ पर देखिए ये GI शो करेगा कि नहीं, ये कंपाउंड है यहाँ पर, ये कहते हैं GI शो करेगा कि नहीं, करे क्यों नहीं करेगा? जैसे पहला कार्बन है, तो पहला कार्बन 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन तो सेम है, इसलिए इस एक ये कार्बन वाले हाइड्रोजन मतलब ये डबल बॉन्ड वाले शो नहीं करेंगे। बट यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर एक मिनट चलिए हम दिखाते हैं इसको से पार्ट ड्रॉ करके स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये कार्बन शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कार्बन का हाइड्रोजन है यहाँ पर सेम है, इसलिए ये डबल बॉन्ड वाला ये ग्रुप सेम नहीं करेगा। लेकिन ये ग्रुप सेम करेगा, मतलब शो करेगा कैसे? यहाँ पर CH है, C डबल बॉन्ड H डबल हो गया, यहाँ पर एक दिशा H है तो एक दिशा ये ग्रुप हो जाएगा। कौन ग्रुप? CH डबल बॉन्ड CH2 वाले ग्रुप है। यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन है तो एक तरफ CH3 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों सेम करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप एक ही साइड वाला दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये दोनों शो करेगा। आप इसलिए ये हो जाएगा शो करेगा, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए ये कार्बन शो करेगा। हो गया। अब चलिए अगला फॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन ये है, तो कहता है कि ये बताइए ये कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं। तो ये शो करेगा, कैसे करेगा? चलिए हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर दोनों H और H है, H और H है। तो यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर 2 ऐसे करके लगा था, ऐसे करके यहाँ पर इस ग्रुप के अनुसार तो ये शो नहीं करेगा। इस ग्रुप के अनुसार यहाँ पर शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि दोनों क्या है? सेम है, इसलिए जबकि डिफरेंट होना चाहिए तब GI शो करता है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के अनुसार, साइक्लोहेक्सेन को कहने का मतलब इस पर यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, इसमें यानी यहाँ पर क्या है? CH2 नहीं CH है, और हाँ शायद यहाँ पर देख लीजिए CH और CH है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ क्या जुड़ा है? CH3, इसका मतलब क्या है? CH3 जुटा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी CH3 जुटा है, तो जुटा है ना, तो इसके अनुसार इसमें क्या होता है? ये और ये सभी डिफरेंट हो जाता है। ये कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ये H हो गया, और यहाँ पर क्या होता है? H होता है, ये H होता है। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं इसके अनुसार मेरे भाई। यहाँ पर 1 2 3, तो ये हो गया CH3, तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक हाइड्रोजन होगा ना। इसी प्रकार 1 2 3 बन बच गया, तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए ये दोनों डिफरेंट है,
एक साइड दोनों तो डिफरेंट है, इसीलिए अगर दोनों डिफरेंट है तो इसीलिए ये जी आई शो करेगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये साइक्लो वाला शो करेगा, लेकिन ये नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम हैं, लेकिन ये ओवरऑल ये शो करेगा। इसलिए ये शो करता है, क्यों करता है यहाँ पर देख लीजिए। इसका ये इस प्रकार का हम ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर एक H है, ये जो H को हम यहाँ पर दर्शा दिए, इस H को यहाँ पर दर्शा दिए। ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट हैं, इसलिए ये शो करेगा। चलिए ये कंपाउंड है, बताइए सिस फॉर्म कौन है और ट्रांस फॉर्म कौन है। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। क्यों है ट्रांसफॉर्म, चलिए वो दर्शाते हैं। जैसे देखिए ऐसा रहेगा तो वो ट्रांस होता है। ट्रांस कहने का मतलब क्या हो गया, चलिए हम दर्शाते हैं इसको। यहाँ पर देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ऊपर में जुटा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है CH3, क्या है CH3, और इसका मतलब है CH3। और यहाँ पर नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए दोनों जो बल्कि ग्रुप है, यानी बल्कि ग्रुप कहने का मतलब सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड है तो ये इसीलिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट है कि नहीं, इसलिए ये हो जाता है ट्रांसफॉर्म। और ये साइड जो होगा ऐसा, ये हो जाएगा सिस फॉर्म। ये क्या हो जाता है, सिस फॉर्म। क्यों, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका कहने का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऊपर में ये भी है CH3, ऊपर में ये भी है CH3, और नीचे में क्या है H, नहीं क्या है तो कुछ क्या है H, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है। इसलिए देखिए सेम ग्रुप है, क्या सेम ग्रुप सेम साइड है, तो इसलिए हो जाता है सिस। तो इसलिए इसको ट्रांस कहते हैं। इस अगर इस प्रकार रहेगा तो ये हो जाएगा ट्रांस, अगर ये दोनों सेम इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार, तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म। तो बताइए इस कंपाउंड में कितने ट्रांस हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 ट्रांस हो गया, और जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तो शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ शो करेगा इस प्रकार से। तो ये हो क्या हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। ये सिर्फ हमको पूछना था कि इसमें कौन ट्रांस है कौन सिस है। तो ये तो हो जाएगा ट्रांस और ये हो जाएगा आपको सिस। तो इसमें बताइए ये क्या है, इसमें देखिए ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक ही तरफ है, दोनों एमी भी एक ही तरफ है। अब ये बताइए ये कंपाउंड क्या है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा, ये कंपाउंड रंगा हुआ है, दोनों अपोजिट साइड का है। ये मिथाइल किस में है, यहाँ पर जो मिथाइल है, यहाँ पर बेज डैश में है, वेज में है, तो यहाँ पर दूसरा जो हाइड्रोजन होगा ये H में हो जाएगा। यहाँ पर अगर डैश में नहीं, यहाँ पर अगर बेज में एमी है तो यहाँ पर डैश में है। डैश में करने का मतलब डिफरेंट साइड हो गया ना, ये उस बगल है तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। थोड़ा समझिएगा, नहीं समझते हैं चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, छोड़ दीजिए, ड्रॉ क्या कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मिथाइल दूसरा डायरेक्शन में है, यहाँ पर कलर वाले में है, यहाँ पर डैश वाले में है, तो इसका मतलब डिफरेंट हो गया। यहाँ पर डिफरेंट हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब चलिए रिंग जो होता है, रिंग 8 मेंबर का रिंग ही सिस और ट्रांसफॉर्म शो करता है, 8 मेंबर से छोट वाले रिंग सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं शो कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इसका जो होगा, यहाँ पर देखिए 8 मेंबर का ही रिंग शो करता है। तो 8 मेंबर का रिंग का जब सिस फॉर्म ये है ट्रांसफॉर्म बनाइएगा तो इस प्रकार से बनता है। ये आप थोड़ा आगे पढ़िएगा, इसके बारे में उतना जानकारी नहीं रखना है, चलिए। लेकिन ये इसका ट्रांसफॉर्म है, ये क्या है ट्रांसफॉर्म 8 वाले रिंग का। अब चलिए कुछ समझते हैं। कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस ट्रांस, ये जो सिस ट्रांस अपने लोग जो पढ़े हैं इसका प्रॉपर्टी क्या है, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, वो डाइपोल मोमेंट, ये सिस है अब ये है ट्रांस। तो डाइपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। क्यों, सिस का देखिए, सिस ये है तो यहाँ पर देखिए सी मतलब मिथाइल और कार्बन में सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका नीचे आएगा, इसके दोनों को जिसके नीचे है तो उसकी तरफ तीर होता है। और इसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन के मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये और ये जो दोनों यहाँ पर ऐसे करके मतलब यहाँ पर देखिए ये ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके आएगा, दोनों अपोजिट है तो इसके लिए दोनों क्या हो जाएगा, एक दोनों को कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दोनों कट गया, यहाँ पर भी दोनों कट गया, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, यहाँ पर दोनों सॉरी। तो यहाँ पर जो होता है ना म्यू निकालेगा तो इसका म्यू 0 नहीं आता है, जब मतलब 0 नहीं आता है, लेकिन इसका म्यू क्या आ जाता है 0। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अपने और इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने और खींचता है। इसमें मिथाइल और इसमें सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव ये हो जाता है, डबल बॉन्ड वाला तो इधर चल जाता है, इसका डायरेक्शन ये चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए इसका म्यू 0 हो जाता है। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट जो होगा किसका, सिस का ज़्यादा होगा, तो यानी सिस का 0 नहीं है लेकिन इसका 0 है ना, तो इसलिए सिस का ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांस का कम। और डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ट्रांस का कम। उसी प्रकार क्रिस्टल लेटिस एनर्जी यानी CLE जो होता है ये ट्रांस का ज़्यादा होता है।
ट्रांस का इसीलिए ज़्यादा क्योंकि अपोजिट ग्रुप जो मतलब सेम ग्रुप जो होता है डिफरेंट साइड में मतलब अपोजिट में होता है सेम ग्रुप, लेकिन यहाँ पर सेम ग्रुप एक ही दिशा में होता है जिसके कारण रिपल्सन होता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन कम होता है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी ये ट्रांस का ज़्यादा होता है और सिस की तुलना में। स्टेबिलिटी होगा किसका, ट्रांस का ज़्यादा, क्यों, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड लगा है इसलिए ट्रांस का ज़्यादा होगा, सिस का कम होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट होगा ट्रांस का ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसको मतलब बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन इसको कम लगेगा क्योंकि सेम दोनों ग्रुप है तो एक ही साइड है, तो उस समय कम लगेगा, रिपेल करता रहता है तो उस समय कम एनर्जी लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबल ज़्यादा है इसलिए एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा, तो इसका ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ट्रांस का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, सिस का कम, और सॉल्युबिलिटी जो है सिस का ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम ग्रुप है, रिपील करता रहेगा, रिपेल करता रहेगा, और पानी में देंगे तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण तुरंत टूट जाएगा, लेकिन ये स्टेबल होता है जिसको टूटने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी सिस ज़्यादा होता है ट्रांस की तुलना में। चलिए अब एक कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्री, कहता है कि ज्योमेट्री मतलब टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्री निकालने के लिए तो ये फार्मूला होता है आपको टोटल नंबर ऑफ GI शो करने के लिए 2 के पावर n। यहाँ पर देखिए कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH यहाँ पर है और CH2Br है, तो बताइए इस कंपाउंड में हमका टोटल नंबर ऑफ GI कितना है। तो नंबर ऑफ GI शो करने के लिए सबसे पहले रूल है यहाँ पर n पता कीजिए, n कहने का मतलब ये CH डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन शो करेगा, क्यों करेगा ये डबल बॉन्ड वाले शो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चलो इसको थोड़ा ड्रॉ करके इसका स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं कि ये कैसे शो करेगा, ये कंपाउंड आपको शो कैसे करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये CH3 इधर चल जाएगा, H इधर चल जाएगा, H इधर चल जाएगा, इसमें फिर H इधर चल जाएगा, और ये सारा ग्रुप CH CH2Br ये शो करेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म है कि नहीं, ये दोनों ग्रुप अपोजिट में है इसीलिए क्या हो जाता है ट्रांसफॉर्म, यानी ये GI तो शो कर रहा है तो इसीलिए ये GI शो करेगा ये डबल बॉन्ड वाले। अब चलिए ये डबल बॉन्ड शो करेगा कि नहीं, चलिए वो देखते हैं। तो ये डबल बॉन्ड ऐसा है CH डबल, यहाँ पर देख लीजिए C डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक दिशा है CH और यहाँ पर क्या है CH2Br, ये क्या है CH2Br एक तरफ, ये CH ऊपर चल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी H है और यहाँ पर क्या है CH डबल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पर दोनों ग्रुप एक तरफ है, ये सिस फॉर्म होता है, यानी ये भी शो करेगा, यानी दोनों डबल बॉन्ड शो करेगा, तो ये सिस फॉर्म हो गया इस कंपाउंड का, तो ट्रांसफॉर्म भी होगा इसका। इसी प्रकार ये इसका ट्रांस है, ये है तो इसका भी सिस फॉर्म हो गया, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4। तो इसी प्रकार ये फार्मूला भी उसी तरह कहता है जो शो करेगा डबल बॉन्ड वाले उसको n मतलब एक मानेंगे, जैसे ये शो करेगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी 2 के पावर 2 यानी n बराबर 2 हो गया, 2 के पावर 2 यानी 4। उसी प्रकार हम ड्रॉ करके भी देखें तो ये ट्रांस है तो इसका सिस फॉर्म बनेगा, ये सिस है तो ट्रांसफॉर्म बनेगा, तो 1 2 3 4, तो इसीलिए टोटल हो जाएगा इसका 4, इसलिए टोटल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आप चालू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहने का मतलब है जैसे सूर्य की प्रकाश है, जो लाइट है जब इस लाइट को निकोल की प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में रह जाता है, इस प्रकार से ऊपर नीचे 2 ही डायरेक्शन में रहता है। जब ये इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किए हुए जो लाइट आई है, इस लाइट को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास किया जाता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये PPL लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है मतलब क्या करते हैं डज नॉट रोटेट ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कहता है कि यहाँ पर जो है ना ये रोटेट जो है ना ये मतलब PPL लाइट को 2 तरीका से रोटेट कर सकता है, कैसे, एक क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उस समय ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक समय एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अरे यार लाइट है तो कोई इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा बट कोई होगा जिसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये जो लाइट आएगा तो ये लाइट जब क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब क्लॉकवाइज घुमाएगा कैसे करेगा वो हम एग्जाम्पल आप करते हैं, लेकिन रूल है जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर भी हो जाता है। अब चलिए कैसे होगा वहाँ पर चलिए करते हैं। कहता है कि वेन ओनली वन कार्बन कायरल कार्बन यानी 1 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। जब किसी भी कार्बन है अब कार्बन पर एक ही कार्बन है तो उस समय वो क्या करते हैं, अगर एक कायरल कार्बन है तो वो हमेशा शो करेगा GI मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे होगा वो चलिए करते हैं। सबसे पहले जानिए कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन क्या होता है कि
जो कार्बन होगा कायरल, जैसे ये कायरल का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल कार्बन अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन अगर चारों वैलेंसी इसका डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मिथाइल है, OH और H है, यहाँ पर B है, यानी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो इसीलिए अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट होगा तो ये कार्बन जो हो जाएगा आपको, ये कार्बन हो जाता है क्या, आपका हो जाता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का रूल है कि एक कार्बन का देखिए चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये कायरल कार्बन होगा। तो यानी ये हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कहता है कि वेन 2 कायरल आर प्रेजेंट, जब 2 कायरल प्रेजेंट रहेगा तो उस समय चलिए करते हैं कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा कौन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऐसा है, तो यहाँ पर कहता है कि बताइए ये कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। चलिए सबसे पहले एक कार्बन है, तो इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से कार्बन है, यहाँ पर हम इस प्रकार से हैं, Me है, Br है और CH है और H है, OH है और Me है। बताइए ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। कौन कौन कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए ये चारों ग्रुप तो सेम है। यहाँ पर Me है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है और यहाँ पर ये इतना ग्रुप है, ये ग्रुप है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये कार्बन भी डिफरेंट कायरल हो जाएगा। उसी प्रकार इसके अनुसार यहाँ पर H है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर OH है और उसके अनुसार ये भी डिफरेंट है। इसका कहने का मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या हो गया, कायरल कार्बन में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बट ये कंपाउंड इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पार्ट ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर H है और यहाँ पर Br है, यहाँ पर H और यहाँ पर Br है, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर भी CH3। ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, जबकि यहाँ पर दोनों कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहने के मतलब इसको बीच से काटेगा तो ऊपर और नीचे दोनों सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर जब काटेगा तो सेम नहीं आएगा। यहाँ पर Br है, यहाँ पर OH है, लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, इसलिए ये कंपाउंड हो जाता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गया, ये जो हो जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, हम आगे भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। कहता है कि इफ़ ओनली 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट, जब एक कायरल कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये इसका मिरर इमेज बनाइएगा। कहने का मतलब जैसे ये हाथ है, इस हाथ का अगर मिरर इमेज बनाइएगा तो इस प्रकार से इस हाथ का आएगा, दोनों मतलब अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे पर क्या हो जाएगा। तो ये इसका अगर मिरर इमेज ये है तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर होते हैं। यहाँ पर एक मिनट सॉरी नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि इफ़ ओनली 1 कायरल कार्बन, तो ये कायरल कार्बन है, इसको मिरर इमेज के सामने रखिए, तो मिरर इमेज के सामने ये तो सब ग्रुप इधर पुनर हो जाएगा। ये H और ये तो Me है, यानी CH3 वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन अगर मिरर में ये आगे है तो ये पीछे चला जाता है, इसीलिए अगर ये आगे था तो इसमें पीछे चला गया, इसमें Br यहाँ पर हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इनेंशियोमर होता है। इनेंशियोमर क्या होता है, कहता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जहाँ पर देखिए यहाँ पर P है, तो इसका मिरर में देखिएगा तो ये Q की तरह दिखाएगा, और दोनों को अगर एक साइड दोनों को रखेंगे एक जगह तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। कहने का मतलब दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इस प्रकार जैसे हाथ दोनों सेम मिल गया ना, इसी प्रकार तो इस प्रकार से नहीं है। अब जब मिरर इमेज हो जाता है तो इस प्रकार से दोनों मतलब एक सेम नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं आपस में नॉन सुपर मिरर इमेज, यानी दोनों एक दो सेम नहीं होता, दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे P का जब देखिएगा मिरर इमेज में तो Q दिखाई देगा, अब दोनों को एक जगह रखिएगा तो ये इसी प्रकार से बन जाता है, सिमेट्रिकल तो आता नहीं है। इसीलिए कहता है, जब कहता है कि आपका ये हो गया कि एनेंशियोमर का कहानी, तो इसलिए एनेंशियोमर है। क्यों एनेंशियोमर, क्योंकि दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। कहता है कि इफ़ 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट, कहता है कि जब 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर देखिए ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ पर भी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। और तो कहता इसी प्रकार एक और कार्बन बना दिए, यहाँ पर Me, ये भी कायरल कार्बन डिफरेंट है, ये भी कायरल कार्बन डिफरेंट है, ये दोनों कायरल कार्बन हो गए। तो कायरल कार्बन में है, बताइए हमसे कोई पूछेगा जो A और B क्या है, तो कहता है, तो हम कहेंगे A और B जो होगा ये कौन सी कंपाउंड होगा, तो उस समय हम कहेंगे A और जो B है हम
यहाँ पर देखिए ए एंड जो बी होगा ये डायस्टेरियोमर होगा। डायस्टेरियोमर क्यों होगा? ये इनैंशियोमर नहीं होगा। इनैंशियोमर क्यों नहीं होगा? आइडेंटिकल क्यों नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, अगर मिरर रखिएगा इस दोनों को, यहाँ पर देखिएगा दोनों सेम नहीं आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं आ रहा है। मतलब मिरर इमेज रखेंगे तो ये दोनों यहाँ पर चला जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, दोनों एच यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। ये क्या चीज़ बना, इस बार बी आ रहा है, यहाँ पर बी और एच है। आइडेंटिकल भी नहीं है, दोनों कंपाउंड सेम भी नहीं है। सेम कहने का मतलब जैसे बी आर यहाँ पर है तो बी आर यहाँ पर होना चाहिए, तब वो सेम होता है। एच और एच यहाँ पर होना चाहिए, तब वो आइडेंटिकल होता। इनैंशियोमर तो होना चाहिए। इस प्रकार से अगर पूरा बी आ रहा है, यहाँ पर बी आर है, तो ये दोनों बी आर को इस तरफ आना चाहिए, तब वो इनैंशियोमर होता। लेकिन यहाँ पर नहीं, इनैंशियोमर है ना, आइडेंटिकल है, ये हो जाता है डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर वो हो जाता है, ना ही जो इनैंशियोमर आइडेंटिकल नहीं होगा वो हो जाता है डायस्टेरियोमर। थोड़ा समझने में दिक्कत होते हैं, लेकिन समझिए आइडेंटिकल कहने का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर P है, अगर मिरर इमेज भी अगर P बन जाता तब होता है आइडेंटिकल, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मिरर इमेज अगर P है, इसका मिरर इमेज हो जाता है आपका Q बनेगा, तो इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होता, ये इनैंशियोमर हो जाता है, ये उल्टा है। अगर ये P है तो ये Q दिखाए मिरर इमेज, इसको कहते हैं इनैंशियोमर। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर बी आर है तो ये बी आर इमेज में इस तरफ आना चाहिए, तब होता है इनैंशियोमर। आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम, अगर बी आर इस तरफ है तो बी आर इस तरफ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं इस कंपाउंड में, इसलिए आइडेंटिकल है ना इनैंशियोमर है। ये क्या है? डायस्टेरियोमर। चलिए आगे चर्चा करेंगे डायस्टेरियोमर पहले क्या होता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर मीजो कंपाउंड क्या होता है। मीजो कंपाउंड, मीजो होता है कंपाउंड विच हैज 2 या मोर देन 2 कायरल कार्बन विद POS और COS। कहता है कि यहाँ पर देखिए ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, हम यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको मीजो कंपाउंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए एच है और ये एच है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है। कहता है कि जब ये कायरल कार्बन होगा, ये भी कायरल कार्बन होगा, लेकिन उस समय उसमें जो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहने का मतलब ऊपर का भाग भी सेम और नीचल का भाग भी सेम। ऊपर का और नीचल का भाग जब सेम होता है, इसको बीच से काटिएगा, दोनों बीच से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, दोनों बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री है गया। तो ये क्या हो जाएगा? मीजो कंपाउंड इसे ही कहते हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट इसमें देखिए मीजो नहीं होगा ये, जैसे यहाँ OH है, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब इसका काटिएगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए मीजो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ H है और ये H है, यहाँ पर देखिए दोनों OH है, यानी बीच से कट जाएगा, तो इसलिए इसे ही कहते हैं मीजो कंपाउंड। जो दोनों कायरल कार्बन होने के बावजूद भी अगर POS प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच से काटेगा तो कट जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा मीजो कंपाउंड। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए कहता है बताइए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है ये एग्जाम्पल, ये बीच हो गया सेंटर, यहाँ से इस कंपाउंड ये साइक्लो मतलब ब्यूटेन है, अगर यहाँ पर जाइएगा तो इसका भी डिस्टेंस सेम होगा। इधर यहाँ से अगर सेंटर से इधर भी जाएगा तो इसका भी डिस्टेंस सेम होगा, इसका भी डिस्टेंस सेम होगा, ऊपर में इसका भी नीचे में डिस्टेंस सेम होगा। और यहाँ पर हम चलिए H लगा देते हैं, यहाँ पर Me लगा देते हैं, और यहाँ पर भी H लगा देते हैं, यहाँ पर भी Me लगा देते हैं। अब इस कंपाउंड में देखिएगा ना, ये चारों सेंटर है, तो इधर भी सेम, इधर भी जाएगा तो सेम, इधर आएगा तो इधर भी सेम, इधर आएगा तो इधर भी सेम। अब यहाँ से जो ऊपर जाएगा ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, सब डिस्टेंस बराबर होगा सेंटर से, तब उस समय कहते हैं उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं उसे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बताइए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो आप कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कैसे। यहाँ पर देखिए सेंटर है, सेंटर की इधर जाएगा तो इधर भी मिथाइल बनेगा, इधर भी मिथाइल बनेगा। अपोजिट ग्रुप है उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सिर्फ दोनों सेम है ना, Me। इधर सेंटर से इधर जाएगा तो इधर भी सेम, इधर आइएगा सेंटर से इधर भी सेम, इसलिए क्या हो गया इसमें COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी सेंटर से जाने पर दोनों तरफ हमको सेम ही ग्रुप मिलता है, इसीलिए COS है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ये सेंटर है, ये भी बताएं इसमें। यहाँ पर देखिए ड्रॉ किया कि यहाँ पर सेंटर से जाने पर ऊपर भी सेम ग्रुप, यहाँ पर क्या होता है ऊपर भी, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पर देखिए H यहाँ पर H होगा,
यहाँ पर Me होगा। यहाँ पर देखिए इधर से नीचे भी आने पर सेम ग्रुप, इधर भी नीचे जाने पर सेम ग्रुप, इधर आने पर H, इधर भी आने पर H, यानी सभी जगह सेंटर पर जाने पर सभी जगह डिस्टेंस सभी का बराबर हो जाता है। तो उस समय कहता है कि COS प्रेजेंट है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी सेंटर से कहीं भी नज़र दौड़ाते हैं तो सभी जगह प्लेन ही, सभी जगह सेम ही ग्रुप दिखाई देती हैं। जैसे इधर नीचे आए तो H दिखाई दिया, इसके ऊपर गया तो H दिखाई दिया, इसके ऊपर Me दिखाई दिया, इसके ऊपर Me दिखाई दिया नीचे। तो यानी सेंटर से सभी जगह डिस्टेंस बराबर है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा COS इसमें प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए एक और बात समझते हैं, रेशमिक मिक्सर किसे कहते हैं। रेशमिक मिक्सर कहते हैं द मिक्सर ऑफ D and L फॉर्म। कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर D फॉर्म अगर 50 डिग्री घुमाता है, क्लॉकवाइज 50 घुमाता है, तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज -50 बनेगा। उस समय होता है रेशमिक मिक्सर। वो अभी नहीं समझिएगा, हम आगे बताते हैं। यहाँ पर कहता है कि रेशमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब एक्सटर्नल कंपनसेशन या क्या होता है वो हम चलिए नीचे चर्चा करते हैं। चलिए RS कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। ये R और S कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कब होगा, कैसे होगा बताते हैं। R का मतलब होता है रेक्टस। इसका क्या मतलब है, रेक्टस जो क्या होता है क्लॉकवाइज घुमाता है। रेक्टस जो होता है, ये जो R होता है ये क्लॉकवाइज घुमाता है, और S जो होता है ये S है आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। किसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये कायरल का, यहाँ पर कार्बन जो है, सबसे पहले तो ये कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल। कायरल होने का मतलब क्या हो, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो अब ये कंपाउंड जो है ये R मतलब रेक्टस घुमाएगा या कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। यहाँ पर हम लिखे थे ना, यहाँ पर रिजोल्यूशन में, यहाँ पर मतलब रेशमिक मिक्सर में D मतलब +50 घुमाएगा तो L -50 घुमाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो कंपाउंड है आपको क्या है, कंपाउंड आपको कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन जो है आपको ये कंपाउंड कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, चलिए वो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो इसके लिए देखिए R से S कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहला रूल है कि ये देखिए अगर चारों ग्रुप हैं आपका, तो चारों ग्रुप में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, यानी किसका इसमें सबसे ज़्यादा मास है। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन का जो है सबसे ज़्यादा मास होता है। कितना होता है, 35 होता है। सबसे मास इसका कितना है, ज़्यादा है ब्रोमीन का। जबकि क्लोरीन का कितना होता है, 17। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। पहला आइटम देखा जाता है तो ऑक्सीजन पहला आइटम है, तो 8 होता है इसका 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो भारी ग्रुप होगा, कहने का मतलब जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसको 1 स्थान देगा, उसको क्या मानेंगे, 1। इसके बाद जो होगा उसको 2 मानेंगे, तो इसको मानेंगे 2। और इसके बाद जो मास होगा इसको मानेंगे 3। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का मास, इसके बाद क्लोरीन के बाद, इसके बाद किसका आ गया, मतलब ऑक्सीजन का। इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन। इसको कितना मानेंगे, 4 स्थान। तो 4 स्थान माने, लेकिन यहाँ पर जो है आपको हो गया, तो इसके पर मतलब इस प्रकार से ग्रुप हुआ, तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, यानी ये आर्क हो गया। रेक्टस क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमाता है रेक्टस, यानी यहाँ पर देखिए बल्कि ग्रुप 1 2 3 यानी 1 2 3 इस प्रकार समझाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, R फॉर्म। ये होगा, तो ये होता है R फॉर्म। चलिए इसी को हम मानते हैं क्या, R फॉर्म ये हो गया। अब इसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए HBr OH और Cl है, यानी इस प्रकार से है HBr Cl OH है। तो हमने क्या कहा कि देखिए इस चारों में से किसका मास सबसे ज़्यादा है, तो ब्रोमीन का मास सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसके बाद किसका होगा, ब्रोमीन के बाद आता है क्लोरीन, इसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या आता है आपका ऑक्सीजन आता है, और इसके बाद इसका मानते हैं, इसको मानेंगे 4 क्योंकि इसका मास सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर जब R बनाए हैं ये R फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा R फॉर्म, ये यहाँ पर देखिए अगर ये H सबसे कम वाला मास जो है ये एक्सियल, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर एक रूल्स है, यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन लोएस्ट प्रायोरिटी यानी 4 वाले कार्बन इज नॉट मतलब इज ऑन हॉरिजेंटल पोजीशन देन मेक स्विच। कहने का मतलब है ये अगर इस प्रकार से है और H जो है ये हॉरिजॉन्टल, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल में है, H में
H4 वाला है, H4 है ना इसका, ये अगर हॉरिजॉन्टल में है तो ये अगर R फॉर्म होगा तो कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, S फॉर्म में। तो ये अब R फॉर्म नहीं रहा, लेकिन इसी में अगर ये H यहाँ पर होता, यहाँ H सिर्फ होता ऊपर में, तब जो होता कॉन्फ़िगरेशन वही हो जाता। यहाँ पर देखिए H जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, इसीलिए ये R फॉर्म होगा तो ये S में कन्वर्ट हो जाता है। ये R फॉर्म नहीं होकर ये क्या होगा, S फॉर्म। क्यों हो जाता है S फॉर्म, सिर्फ ये हाइड्रोजन के चलते ये R फॉर्म हो, यहाँ एक्चुअली तो ये R फॉर्म होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन जहाँ हॉरिजॉन्टल में है, हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, या नीचे होना चाहिए, लेकिन इस प्लेन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 4 नंबर जो है ना, 4 नंबर ग्रुप का होता है ना, ये ऊपर है, रूल है, ये परपेंडिकुलर में होना चाहिए, ऊपर में ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में नहीं होना चाहिए। अगर जब हॉरिजॉन्टल में रहेगा इस प्रकार से हम निकालते हैं R कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार से R निकलते हैं तो ये R नहीं होकर ये क्या हो जाएगा, S फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता अगर 4 नीचे में आए तब। चलिए अब अगला एग्जाम्पल करते हो सकता है आप अनुभव करने की थोड़ा मोड़ा समझे होंगे, उस प्रकार हम चलिए अगला करते हैं। तो अगला 2 कार्बन वाले हैं, चलिए एग्जाम्पल इसी आधार पे हम करते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर C, यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, चलिए हम ड्रॉ करके रखते हैं। अब चलिए इस कंपाउंड में, यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये कार्बन बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम पता करते हैं ये R और S है कि नहीं, ये क्या है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ किया जो इस कंपाउंड में इस चैप्टर में दिया गया था। तो सबसे पहले हमको रूल क्या है कि ये चारों कार्बन है, तो चारों कार्बन ये है 1 2 3, यहाँ पर ये कार्बन है 4। तो इसमें देखिए सबसे मास किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी कार्बन है, पहले तो कार्बन है ना पहला पोजीशन पर, तो इसको मानना पड़ेगा 1, क्योंकि इस तीनों की तुलना में इसका मास ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो 2 स्थान किसको दें, तो 2 स्थान हम इस कार्बन को देंगे, इस कार्बन को 2 क्यों देंगे। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार यहाँ पर है H, तो H को इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 H 2 H, यहाँ पर 3 H। तो उसी प्रकार यहाँ पर C पर है, इस कार्बन पर ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ H जुटा है, तो H का मास ब्रोमीन की तुलना में बहुत कम होता है ना, अरे H का 1 होता है जबकि ब्रोमीन का 35 की तरफ होता है। तो ब्रोमीन का 35 होता है, तो इसको हम क्या मानना पड़ेगा, इसको तो 1 मानेंगे, तो इसको 2 मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन की तरफ ब्रोमीन है, इसलिए इसको 2 मानेंगे। अब 3 किसको मानेंगे, अब 3 जो मानना पड़ेगा, अब 3 तो इसको मानेंगे नहीं, इसका तो मास सबसे कम है, 1 होता है, जबकि कार्बन का कितना होता है, उस 4 होता है, तो इसके तुलना ये 3 हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा 4। तो चलिए अब इस प्रकार से हम कहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम कहे थे ना एक बात, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल में जो है, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब इस लाइन में सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो 1 2, इस प्रकार हमको चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पर हम क्या चले, क्लॉकवाइज चले, यानी रेक्टस, यानी ये R फॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये R फॉर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था ये जो H4 नंबर का है, ये हाइड्रोजन सबसे कम वाले, इसको हॉरिजॉन्टल पर नहीं परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये तो है नीचे में हॉरिजॉन्टल में, इसलिए अगर R कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो ये कन्वर्ट होकर क्या में बदल जाता है, ये कन्वर्ट होकर S में बदल जाता है। इसलिए किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, R के नहीं होकर ये किसका हो गया, ये S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी प्रकार ये भी कायरल कार्बन था, उसी प्रकार ये भी कायरल कार्बन है। अब इस कार्बन में बताइए ये कार्बन किस प्रकार घूमा है, ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया S फॉर्म। अब ये कौन है, ये R है कि S है, ये निचल के वाले कार्बन। इसको पास आने के लिए चलिए हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिए ड्रॉ करते हैं, ये कार्बन है ना, इस Cl को यहाँ पर लिख दिए, ये कार्बन हो गया बीच में, ये Br को इस प्रकार लिख दिए और H को यहाँ पर नीचे में रख दिए, और यहाँ ऊपर में ये कार्बन C है, और इस कार्बन जैसे CH3 यहाँ पर लिखे थे, तो 3 तो इसी प्रकार यहाँ पर C है, और इस ग्रुप से OH जुटा है और CH3 जुटा है और H जुटा है। तो आप बताइए किसको 1 देंगे, तो 1 तो इसी की देंगे, पहला एटम इसमें देखिए तीनों में, तो ब्रोमीन का मास ही सबसे ज़्यादा है, इसके बाद क्लोरीन का मास ज़्यादा, तो इसके लिए 2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2। और अगला बात और एक देख लीजिए, अब हाइड्रोजन और कार्बन में सबसे पहले किसको 1 देंगे, तो इसको मतलब इसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, इसका हो जाएगा 4। अब चूँकि यहाँ पर जो है हम किस प्रकार ड्रॉ घूमेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर भी हम इसी प्रकार घूमेंगे, क्योंकि 1
इसके बाद आएगा 1 के बाद 3 तो नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इसका भी है R कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो ये तो R ही रहेगा। क्यों R ही रहेगा? क्योंकि ये जो H लोअर प्रायोरिटी वाला बना है वो हॉरिजॉन्टल पर नहीं होकर ये परपेंडिकुलर वाले में है, परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे में जो भी हो, लेकिन ये क्या है, तो इसलिए ये अगर R है तो इसलिए ये R फॉर्म ही होगा। तो इसलिए ये हो गया ऊपर के वाला S फॉर्म और ये नीचे के वाला हो गया R फॉर्म। यही पूछा था उस कंपाउंड में। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला थ्योरी करते हैं। अगला थ्योरी है, बस थोड़ा थ्योरी का इंटू मत दे रहे हैं पूरा, इससे आपका क्या होगा, पूरा आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंपाउंड देखिए इन 2 कायरल कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर देखिए जब R कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, R कहने का मतलब ये जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर R और S और R है ना, उसी प्रकार 2 कंपाउंड रहेगा। जब R रहेगा और RS रहेगा तो इस प्रकार से डायस्टेरियोमर हो जाता है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये अभी उतना ज़रूरी नहीं है। अब चलिए हम करते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? DL कॉन्फ़िगरेशन। चलिए DL कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? कहते हैं कि एक्चुअली यूजेज दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये जो D और L फॉर्म होता है ये बायोलॉजी वाले के लिए यूज होता है, बहुत ज़्यादा DL और L फॉर्म ये सब ग्लूकोज ये सब में यूज करते हैं। अब चलिए D और L फॉर्म कैसे पता करेंगे? इसका पता करने का सबसे सिंपल रूल है, यहाँ पर देख लीजिए D और L फॉर्म कैसे पता करेंगे। जैसे CHO है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है और नीचे में क्या है, CH2OH है, CH2OH है। और एक और कंपाउंड बना लेते हैं, CHO और H, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2OH। कहता है इसका रूल्स है कि D फॉर्म किसको कहेंगे और R फॉर्म किसको कहेंगे। देखिए कहता है कि इफ़ OH दाहिने कहने का मतलब राइट साइड होगा, राइट साइड अगर होगा मतलब दाहिने मतलब कहने कि राइट साइड इस प्रकार, तो यानी OH ग्रुप सिर्फ सिंगल OH ग्रुप अगर राइट साइड होगा, राइट साइड कहने का मतलब दाहिने ओर यानी राइट साइड होगा, तो वो हो जाएगा आपका D फॉर्म। ये रूल है, रूल कहता है ये कार्बन है, कायरल कार्बन है। अगर इस कार्बन में ये OH ग्रुप सिर्फ OH कहेगा तो इसमें भी तो OH नहीं है, OLD है नहीं भाई, इसमें भी तो OH है लेकिन इसमें सिंगल होना चाहिए। तो सिंगल में अगर ये जो OH है अगर राइट कहने का मतलब दाहिना साइड अगर हो रहा तो हो जाता है D फॉर्म। अगर वही OH होगा, वही OH अगर राइट नहीं लेफ्ट होगा यानी पीछे की ओर होगा तो ये हो जाता है ये L फॉर्म हो जाता है। इसका यूज अब बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे, फिर से समझिए। कहने का मतलब ये है, अगर ये कार्बन है ना, कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन के बगल वाले यानी कायरल कार्बन से यानी राइट में, अगर राइट यानी दाहिना में अगर OH जुटा है तो उसको D फॉर्म कहेंगे। और वही जब कायरल कार्बन के मतलब ये लेफ्ट में अगर जुटा रहेगा OH ग्रुप तो उसको क्या कहेंगे, L फॉर्म कहते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है राइट साइड ये है, तो ये मतलब कायरल कार्बन है, ये इसका OH राइट साइड है, ये राइट साइड है तो इसलिए क्या हो गया, D फॉर्म हो गया। ये L साइड है तो इसलिए क्या हो जाएगा, L फॉर्म हो जाएगा। चलिए आप एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि थ्योरी तो बहुत की एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन या कोई भी चीज़ में होता है ये थ्योरी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कहता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फाइंड करने का फार्मूला होता है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 के पावर n। क्या होता है, 2 के पावर n। ये n क्या होता है, ये n जो होता है ये कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, ये चारों वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए, कार्बन का वो वाला कार्बन होना चाहिए। तो ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का फार्मूला आता है 2 के पावर n ही। तो चलिए एक कंपाउंड से इसका ये तो फार्मूला हो गया, और रेशमिक मिक्सचर का मतलब 2 के पावर n -1 हो जाता है। अब चलिए एक कंपाउंड से हम सब कुछ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कायरल कार्बन कितना है, तो 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन क्यों, क्योंकि ऊपर में चारों वैलेंसी सब डिफरेंस है, नीचे में भी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसलिए कायरल कार्बन कितना हो गया, n = 2। और टोटल ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के लिए टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमरिज्म निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कायरल कार्बन है तो 2 के पावर 2 यानी कितना हो गया 4। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना हो गया 4। ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमरिज्म निकालने का फार्मूला होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फार्मूला निकालने का होता है 2 के पावर n-1। 2 के पावर क्या होता है n-1। यहाँ पर देखिए 2 n कितना है, यहाँ पर 2 -1 यानी 2 के पावर 2 = 2, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कंपाउंड होगा जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते, चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं। कहता है कि इफ सिमेट्रिकल इज प्रेजेंट, सिमेट्रिकल प्रेजेंट कहने का मतलब जब n इवन हो, n इवन कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, इवन। जब कायरल कार्बन इवन रहेगा, यानी इवन कैसे करें, मतलब 2 4 मतलब 2 4 6 इस प्रकार से रहेगा तो ये इवन होता है। तो जब कायरल कार्बन क्या हो, इवन हो, 2 4 6 हो, इस प्रकार के लिए n ऑफ मतलब n जो कायरल कार्बन है, अगर उस प्रकार से टोटल आइसोमरिज्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है क्या, 2 के पावर n-1 और 2 के पावर n-1 होता है, 2 के पावर n/2 -1। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड में हम जो निकाले थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 2 है। ये टोटल आइसोमरिज्म निकालने का ये फार्मूला होगा इफ सिमेट्रिकल में। लेकिन ये यहाँ पर जो हम निकाले थे, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, सिमेट्री कहने का मतलब क्या है, जे इस प्रकार में इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इससे जो पहले फार्मूला पढ़े थे, इसमें इस प्रकार के पढ़े थे, इस प्रकार से यहाँ पर ओ एच यहाँ पर थे और यहाँ पर एच था, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, इसलिए वो था उसका फार्मूला। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा इस प्रकार के कंपाउंड में, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, तब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म निकालने का फार्मूला हो जाएगा 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 -1। तो ऑप्टिकल रिएक्टिव यानी n का वैल्यू 2 है, तो ऑप्टिकल रिएक्टिव निकालने के इससे पहले ही फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला होता है 2 के पावर n-1 और रेशमी को होता है ऑप्टिकल रिएक्टिव बाई 2। रेशमी की मिक्सर निकालने का फार्मूला होता है क्या, ऑप्टिकल रिएक्टिव। यहाँ से ऑप्टिकल रिएक्टिव इससे जो आएगा उसको ऊपर रख दीजिएगा, बटा 2 कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। अब चलिए टोटल आइसोमरिज्म ये फार्मूला है 2 के पावर n-1, तो n कितना है 2 है, तो 2 -1 प्लस 2 के पावर यहाँ पर क्या है 2 के पावर n/2, तो 2/2 -1 बराबर हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। रेशमी की मिक्सर यहाँ पर क्या मतलब टोटल आइसोमर कितना है, यहाँ आपको 3 आया है, यहाँ पर टोटल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर आए हैं। और रेशमी की मिक्सर इसमें एक 1 हो जाएगा, मीजो 1 हो जाएगा। मीजो कहने का मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला एक कम हो जाएगा। ऑप्टिकल रिएक्टिव जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्टिकल रिएक्टिव यहाँ से 2 हो जाता है। चलिए अब एक अगला कंडीशन है, तो यहाँ पर तो इवन था, इवन कहने का मतलब 2 4 6 5 इस प्रकार से। जब इवन नहीं होगा, इफ सिमेट्री इज प्रेजेंट n बराबर ऑड कहने का मतलब हो गया 3 1 3 5 6 1 3 5 7 9 इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन n का वैल्यू क्या है, ऑड हो गया। तो इस समय टोटल आइसोमरिज्म निकालने का फार्मूला होता है 2 के पावर n-1। तो ऑप्टिकल रिएक्टिव का होता है 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1/2। तो रेशमी मिक्सर निकालने का ऑप्टिकल रिएक्टिव बाई ए। तो इस प्रकार से बैठाइएगा, n का वैल्यू 3 तो इसमें बैठाइएगा, तो आपको टोटल आइसोमर ऑप्टिकल और रेशमी निकल जाएगा। अब कॉन्फॉर्मर्स इस प्रकार से आप देंगे, उनमें बहुत बढ़िया किताब में कॉन्फॉर्मर्स। तो ये कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं। तो कहता है कि इस प्रकार का जैसे ये जो होता है, कहता है कि एराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड। कहता है कि इस प्रकार को इसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इस प्रकार को क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। देखिए सबसे पहले एक कार्बन को इसको 1 मानेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 मान के यहाँ पर सेंटर मान लेंगे, फर्स्ट कार्बन को यहाँ पर सेंटर मान लें। और यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसको इस प्रकार से पहले ड्रॉ कीजिएगा, और यहाँ पर क्या कीजिएगा 3 इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मतलब फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, इसके बाद 2 है, तो यहाँ पर CH3 है, फिर भी CH3 है, तो ये तो पहला का सेंटर हो गया। अब जो ड्रॉ करेंगे उसके लिए बाहर से सेंटर बनाएंगे, और उसको भी इसी पर मतलब इसी लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो इसी पर तो होगा नहीं, इसलिए हम नहीं, तो ये इस प्रकार हो गया ना। तो अब जो होगा उसको क्या करेंगे, अब हम उसको 60 डिग्री एंगल कहने का मतलब 60 डिग्री, फिर इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ किए, तो अब इसको उल्टा मुँह इसको ड्रॉ करेंगे। उल्टा मुँह कहने का मतलब ये इस प्रकार से ऐसा है, तो अब इस प्रकार से ये ऐसा हो जाएगा, ये H और ये H, और इसका ये निचलका वाला हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। नहीं समझे, इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना एक बार और हम समझाते हैं।
जैसे हमको कोई पूछेगा CH3 का न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला दर्शाइए, तो सबसे पहले हम इसको 1 मानेंगे या 2 मानेंगे, इसको 1 माने तो इसको 2 मानना पड़ेगा, या इसी को 1 मानेंगे इसी को 2 मानेंगे। अब इसको अगर 1 माने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डॉट दर्शाएंगे। अब कार्बन तो टेट्राहेड्रल के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेंगे, इसको टेट्राहेड्रल इस प्रकार से 3 गो हाइड्रोजन है तो इस प्रकार से 3 गो हाइड्रोजन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन दर्शा देंगे। तब अब अगर दूसरा कार्बन का जो ड्रॉ कीजिएगा तो इसका अपोजिट में करना पड़ेगा। अपोजिट में कहने का मतलब अगर ये ऐसा है ना, इस कहने का मतलब ये ऐसा है, तो अब जो स्ट्रक्चर दूसरा पड़ेगा इसको इस प्रकार पड़ेगा, ड्रॉ कीजिएगा। तो चलिए हम इस प्रकार इसको दूसरा कार्बन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये दूसरे वाले के लिए ये सेंटर, पहला का सेंटर ये और दूसरा का सेंटर ये हो गया। तो यही होता है न्यूमैन फिजर, मतलब यही होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर देख लीजिए यही ड्रॉ हो गया और इस दोनों के बीच में जब एंगल देखा गया तो 60 डिग्री एंगल होता है। और ये कहता है कि ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, इसको एस्ट्रेगेट कहते हैं। इसी को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो रियलिटी में इसी को जो हम कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार से, देखिए टोटल कन्फर्मर्स कहने का मतलब इस प्रकार से इन्फिनिटी बनेंगे। लेकिन हम क्या निकालते हैं, जो लीस्ट स्टेबल कौन होगा और मोर स्टेबल कौन होगा। इस प्रकार कहने का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर भी, मतलब इस प्रकार से हम बहुते बना सकते हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर इन्फिनिट बना सकते हैं। पर हमको क्या फाइंड करना है, मोर स्टेबल और लीस्ट स्टेबल। तो इसमें देखा गया, चूँकि हम जानते हैं मतलब एक सेंटर से 360 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 बनाते हैं। तो इसीलिए अगर 60 डिग्री एंगल पर दे, अगर सबको 60 एंगल बनाए, क्योंकि यहाँ पर 66/6 होता है, तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल हो जाता होता है कि ना। उसी प्रकार से हम अगर इसको 60 डिग्री पर अरेंजमेंट करेंगे तो ये मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और जब इसको 0 डिग्री पर करेंगे तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और 0 डिग्री पर कैसे करेंगे, कन्फर्मर इसको बनाएंगे 0 डिग्री पर। चलिए हम ड्रॉ करते हैं पहले। तो 0 डिग्री कहने का मतलब पहला कार्बन इस प्रकार से था, इस प्रकार से हो गया। और दूसरा को हम क्या करेंगे, 0 डिग्री एंगल पर, ये तो 60 डिग्री हुआ तो इसलिए मोर स्टेबल हो जाएगा। ये 6 गो हो गया तो साइड से मतलब बनाएगा तब ना 360 बनाता है, तो 60 डिग्री पर ये मोर स्टेबल होता है। 0 डिग्री पर तो इसी लाइन पर हो जाएगा, लेकिन इसी लाइन पर हम नहीं दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इसको थोड़ा हटा के इस प्रकार से इसको हम ड्रॉ किए। तो ये होता है क्या, लीस्ट स्टेबल। ये लीस्ट स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर H और H बहुत ज़्यादा रिपल करेगा एक ही कार्बन पर। ये 0 डिग्री एंगल पर है, ये कितना है 60 डिग्री एंगल पर, ये मोर स्टेबल होता है, और 0 डिग्री एंगल पर लीस्ट स्टेबल होता है। तो यही होता है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये तो आप सीख गए। तो इसका जो मोर स्टेबल कंपाउंड एस्ट्रेगेट कहते हैं, इसको लीस्ट स्टेबल को इलिप्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री एंगल पर मोर स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि सब मिला यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाता है। आइए जबकि एक सेंटर से 360 बनता है, 360/60 कीजिएगा, 360/6 कीजिएगा, तो 60 डिग्री एंगल पर मोर स्टेबल होता है। वही 0 डिग्री एंगल पर लेस स्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों कार्बन जो होता है, दोनों कार्बन एक ही पर आ जाएगा, एक ही लाइन पर। तो उस समय क्या होगा, H और H डिटेल बहुत ज़्यादा करेगा, तो इसलिए यहाँ पर लेस स्टेबल हो जाता है। चलिए हम करते हैं अगला बात, कहते हैं कि ऑल कन्फर्मर्स अदर देन E and S आर स्क्यू फॉर्म। इसको कहते हैं E फॉर्म, इसको कहते हैं S। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कहता है कि ऑल कन्फर्मर्स E and S, यहाँ पर मान इसको E मानेंगे तो इसको S मानेंगे, इस प्रकार से बहुत E और S हो जाएगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर किए हैं 60 डिग्री एंगल पर स्टेबल वाला, और यहाँ पर बीच में भी पा सकते हैं, कहीं कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, यही होता है। यहाँ पर देखिए दोनों में से मोस्ट स्टेबल स्ट्रेगेट हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री पर, यहाँ पर 0 डिग्री पर एंगल पर लेस स्टेबल हो जाएगा। इसका एनर्जी प्रोफाइल निकाला जाता है ना, इसका एनर्जी प्रोफाइल यहाँ पर होता है, इसका इस प्रकार से एनर्जी प्रोफाइल होता है। तीनों एनर्जी प्रोफाइल जो होगा आपका सबसे ज़्यादा किसका, स्ट्रेगेट, मतलब स्टेबल है तो ये स्ट्रेगेट वाला, ये ऊपर के वाले इसका होगा स्ट्रेगेट का यानी मोर स्टेबल वाले का, और निचल का वाला हो जाएगा ये लेस स्टेबल वाले का एनर्जी। चलिए अगले और अगला कॉन्सेप्ट करते हैं।
उसी प्रकार हमको ब्यूटेन का पूछेगा। ब्यूटेन कहने का मतलब ब्यूटेन का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो चलिए ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको सिखाते हैं। चलिए इसी प्रकार ब्यूटेन का करते हैं। तो ब्यूटेन को करने के लिए 1 2 3 इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। इस पिछले वाले को 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अगर इसको 1 माने हैं तो इसको सेंटर मान लेंगे और इसके बाद यहाँ पर मिथाइल और H जोड़ देंगे। मिथाइल और H जोड़ के इस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालता जाता है। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग ब्यूटेन का। चलिए इसका स्टेबिलिटी 4 स्ट्रक्चर जब बड़ा ड्रॉ किया जाता है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एन टाई वाला। तो एन टाई वाला कौन है? ये होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल। वो थोड़ा देख लीजिए, इसका एनर्जी प्रोफाइल ये होता है। अब चलिए गॉची इफेक्ट करते हैं। गॉची इफेक्ट किसे कहते हैं? कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इसे क्या कहता है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन गॉची स्टेज देन गॉची इज मोर स्टेबल देन एन टाई। यहाँ पर कहता है, जैसे हम चलिए एक एग्जांपल से हम आपको समझाता है कि कहता है कि इस प्रकार का ड्रॉ करने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनने लगे तो वो बहुत स्टेबल बन जाता है, उसी को कहते हैं गॉची इफेक्ट। चलिए हम एग्जांपल से जैसे करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है, देख लीजिए 2 क्या यहाँ पर हो गया 2 फ्लोरो इथेनॉल। क्या हो गया? 2 फ्लोरो इथेनॉल। तो 2 फ्लोरो इथेनॉल को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे 1 CH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर फ्लोरीन। तो 1 और 2 हो गया फ्लोरो। तो इस प्रकार को ड्रॉ करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, इसको अगर 1 मानेंगे तो इसको 2 मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब इसको हम ड्रॉ करते हैं इस कार्बन को फर्स्ट को, तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिए फर्स्ट को ड्रॉ करने के लिए 1 माने तो इसको 2 माने जाएंगे, फिर इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानता है। तो इस प्रकार से इसको पहले के ड्रॉ कीजिएगा, तो पहले को इस प्रकार से ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर बीच में कार्बन हो गया, कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुटा है? तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना जुटा हुआ है? तो कार्बन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन। उसी प्रकार इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन जुड़ा गया है। तो इसको हम ऊपर में ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से ऊपर में इसका ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर H और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH भी है और एक H को हम इधर कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F और ये OH जो होता है, ये F और OH यानी F और H जो होता है, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन है कि FON होना चाहिए और एक H होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर ये H बॉन्डिंग बनाने लगता है और इसीलिए ये जो होता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर H बॉन्डिंग बनाने लगा। फर्स्ट पहले इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर पहले का ड्रॉ हो गया, OH दिए पहले का, और इसके बाद कार्बन के बीच में 2 हाइड्रोजन बचा, तो इसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। उसी प्रकार इस कार्बन के इस प्रकार की बड़े सेंटर वाले हो गए, तो ऊपर में इस 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन। यहाँ पर OH और F जो होता है ये चिल्लेट बनाने लगता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। चलिए 1-2 कंपाउंड इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन को इस प्रकार से चेयर फॉर्म में इस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, बोट फॉर्म में इस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। सीधा पूछ दिएगा आपके एग्जाम में, चेयर फॉर्म है, 4 एग्जाम्पल दे देगा कौन चेयर फॉर्म है, तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। चेयर फॉर्म ये होता है, बोट फॉर्म इस प्रकार से होता है, और ट्विस्ट बोट इस प्रकार से होता है। ट्विस्ट बोट जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और हाफ चेयर इस प्रकार से होता है, राजा महाराजा वाला। इसमें से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा चेयर का, इसके बाद ट्विस्ट बोट ये होता है इसका, इसके बाद होता है बोट का, इसके बाद होता है हाफ चेयर का। ये ऑर्डर है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा ही पूछ देगा कौन है इसमें से चेयर। तो ये चेयर फॉर्म हो गया, ये बोट हो गया, ये ट्विस्ट बोट हो गया, ये हाफ चेयर हो गया। थोड़ा तो भाई इतना भारी, मतलब भारी भी नहीं है, थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े आप एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, नीट एम्स एडवांस, ऐसे नहीं हो जाता है ना, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और उसमें कोई भारी बात भी नहीं है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर, मतलब कहता है कि साइक्लोहेक्सेन का जो है यहाँ पर हम पा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन का नहीं ड्रॉ किए हैं ये सभी स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये ट्विस्ट चेयर ये सब। इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो ये होता है कौन? ट्विस्ट बोर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होता है। और नहीं, यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होता है ये चेयर का होता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है हमको, बताइए विच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल कार्बन हो और स्टेबल भी होते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये जो होता है ट्विस्ट बोट, यहाँ पर चलिए ट्विस्ट बोट हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये जो ट्विस्ट बोट होता है,
सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो ट्विस्ट बोर्ड होता है ये कायरल कार्बन होता है यहाँ पर एक कायरल कार्बन होता है, जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्विस्ट बोट हो जाता है। ये थोड़ा समझिएगा, वो स्ट्रक्चर ही याद करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और सबसे सिंपल बात, जैसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ एल्केन, जैसे मान लीजिए कार्बन जब 1 रहेगा तो वो कितना कंपाउंड आइसोमर होगा, तो उसका 1 होगा। जब 2 रहेगा तो उसका भी 1 होगा। जब 3 रहेगा तो उसका भी 1 रहेगा। जब 4 रहेगा तो उसका 2 हो जाएगा। जब 5 रहेगा तो 3 हो जाएगा। जब 6 कार्बन रहेगा तो 5 हो जाएगा। जब 7 रहेगा तो 9। जब 8 तो 15। 80 9 तो 35। 80 10 तो 75। ये रट लीजिए, यानी कहने का मतलब ये याद ही कर लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख हम समझाते हैं। जैसे कहते हैं ना, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C6H14 इज, मतलब C6 यानी 6 वाले कार्बन के लिए कितना होता है, 6 वाले कार्बन का 5 स्ट्रक्चर होता है। 5 होता है ना, 5 कैसे होता है ये चलिए ड्रॉ करते हैं। 6 है कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार स्ट्रक्चर ड्रॉ किए 1 2 3 4 और 2 को हम चेन लगा दिए यहाँ पर मिथाइल का। तो फिर भी यहाँ पर सेम है इसका फार्मूला। इस प्रकार से इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टोटल स्ट्रक्चर इतना ही बन पाता है, 1 2 3 4 5। इसका टोटल स्ट्रक्चर 5 हो जाता है। चलिए अब अगले वीडियो में, तो यही इसका कॉन्सेप्ट था, ये याद रख लीजिएगा। सीधा बोर्ड में पूछ देता है, अगर बताइए जब C6H6 ऐसे दे देगा, बताएगा इसका कितना होगा, तो ये याद रख लीजिएगा। 1 वाले को इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जय हिंद।